हेलो एवरीवन। हम राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ रहे हैं। राजस्थान के भौतिक स्वरूप में हमने सबसे पहले राजस्थान के भौतिक विभागों की सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। उसके बाद हमने राजस्थान के मरुस्थल का अध्ययन शुरू किया था। तो राजस्थान के मरुस्थल को सामान्यतः दो भागों में शुष्क रेतीला मैदान और अर्धशुष्क मैदान में विभक्त करते हैं। तो पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने रेतीले शुष्क मैदान की चर्चा की थी। इस वीडियो लेक्चर में हम राजस्थान के अर्धशुष्क मैदान, जिसे राजस्थान बांगड़ भी कहते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि राजस्थान का जो शुष्क मैदान है और राजस्थान का अर्धशुष्क मैदान है, उनको 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है वो विभाजित करती है। राजस्थान के शुष्क मैदान और अर्धशुष्क मैदान, उन दोनों को 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है वो विभाजित करती है। इस 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा के पश्चिम में तो शुष्क मैदान है और इसके पूर्व में अर्धशुष्क मैदान है। 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा के पश्चिम में तो मरुस्थल का शुष्क मैदान स्थित है और पूर्व में अर्धशुष्क मैदान है, और फिर इस अर्धशुष्क मैदान के पूर्व में अरावली प्रदेश शुरू हो जाता है। तो ये जो भाग है इसका हम अध्ययन करेंगे। ये एक तरह से देखें तो इधर शुष्क मैदान है और इसके पूर्वी भाग में लगभग आर्द्र मैदान आ जाता है। तो ये शुष्क और आर्द्र के बीच एक संक्रमण क्षेत्र का निर्माण करता है। तो ये जो अर्धशुष्क भाग है राजस्थान का, या जो राजस्थान बांगड़ है, वो एक संक्रमण क्षेत्र का कार्य करता है, और यह राजस्थान के अर्धशुष्क मैदान को ही राजस्थान बांगड़ कहते हैं। इस राजस्थान के बांगड़ को 4 उप विभागों में बांटा जा सकता है: घग्गर का मैदान, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और लूनी बेसिन, जिसे गोंडवाना प्रदेश भी कहते हैं। ये चारों हम इस मैप में देख सकते हैं। ये तो कौन सी होगी? 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। इसका जो पश्चिमी भाग है ये हो गया शुष्क रेतीला मैदान। इस 25 सेंटीमीटर के पूर्व में जो भाग स्थित है, ये पूरा एरिया कौन सा है? राजस्थान का अर्धशुष्क मैदान। ये राजस्थान का अर्धशुष्क मैदान है। तो इसे 4 भागों में बांट सकते हैं हम। इसका जो सबसे उत्तरी भाग है ये है घग्गर का मैदान। इस घग्गर के मैदान की अगर हम बात करें तो ये जलोढ़ मैदान है, यानी कि नदियों के निक्षेपण क्रिया से ये मैदान बना हुआ है। मुख्यतः यहाँ पर प्राचीन जो सरस्वती नदी थी और वर्तमान जो घग्गर नदी है, उन्होंने जलोढ़ क्रिया के द्वारा इस मैदान का निर्माण किया है। घग्गर नदी है वो यहाँ तक आते आते उसमें जल बहुत कम हो जाता है, इसलिए कई बार उसे कई जगह नाली की संज्ञा भी दी जाती है। यहाँ पर ये जो पूरा भूभाग है ये नहरी सिंचाई के कारण आजकल पूरा हरा भरा है और समृद्ध भी हो चुका है। अर्धशुष्क मैदान के अगर दूसरे भाग की बात करें तो वो है शेखावटी प्रदेश। ये जो शेखावटी प्रदेश है, इस शेखावटी प्रदेश को आंतरिक अपुआ क्षेत्र भी कहते हैं। आंतरिक अपुआ क्षेत्र क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जिसका जल, जिसकी जो नदियां हैं वो किसी सागर में ना मिलकर उस स्थल के आंतरिक भाग में अगर कोई झील स्थित हो, उस क्षेत्र के आंतरिक भाग में अगर कोई झील स्थित हो तो उस झील में या फिर उस भूभाग में ही वो विलीन हो जाती हैं। वो नदियाँ उस भूभाग में या किन्हीं झीलों में चली जाती हैं, किसी सागर तक वो नहीं पहुंच पाती। तो वैसा अफवाह जो क्षेत्र होता है उसको आंतरिक अफवाह क्षेत्र कहते हैं। तो जो शेखावटी प्रदेश है वो पूरा वो है आंतरिक अफवाह का क्षेत्र है, यानी कि यहाँ की नदियाँ हैं वो किसी सागर से नहीं मिलती। यहाँ एक मुख्य नदी है वो कांतली नदी है, जो सीकर से निकलती है, झुंझुनू होते हुए चूरू की सीमा पर आकर वो उस भूभाग में ख़त्म हो जाती है, विलीन हो जाती है। तो यहाँ पर जो ये शेखावटी का भूभाग है ये आंतरिक जल प्रवाह का मैदान है। दूसरा, ये मरुस्थल और उपजाऊ मृदा के बीच संक्रमण का मैदान है। पश्चिम से पूर्व की ओर जो हम जाएंगे वैसे वैसे इसकी जो मृदा है उसकी उत्पादकता में वृद्धि होती जाती है। हम इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि
ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर जो छोटे छोटे बालू का स्तूप हैं, कई जगह बहुत बड़े भी बालू का स्तूप हैं। तो ये बालू का स्तूप जब हम पश्चिम की तरफ जाते हैं, चूरू में भी अगर आप देखोगे तो पूर्व से पश्चिम की तरफ जाओगे तो इन बालू का स्तूपों का जो आकार है वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक तरह से शेखावाटी भूभाग भी संक्रमण क्षेत्र का काम करता है। इसके बाद जो तीसरा उपविभाग है इस अर्धशुष्क मैदान का, वो है नागौरी उच्च भूमि। ये नागौरी उच्च भूमि, तो नागौरी उच्च भूमि के बारे में हमें पता है कि यहाँ पर खूब सारी नमकीन झीलें पाई जाती हैं, जैसे सांबर है, डीडवाना है, डेगाना है, कुचामन है। यहाँ पर नमकीन झीलें पाई जाती हैं। ये पूरा प्रदेश भी अंतर्वर्ती जल प्रवाह क्रम का ही एक हिस्सा है, यानी कि यहाँ का जल भी कहीं किसी सागर में नहीं जाता, यहीं की भूमि में या यहाँ की जो सांबर जैसी झीलें हैं उनमें ही चला जाता है। ये पूरा जो भूभाग है वो चट्टानी और पहाड़ी धरातल है। यहाँ हालांकि यहाँ पर पहाड़ियाँ केवल पर्वतसर और नावा जैसे इलाकों में ही दिखती हैं, लेकिन फिर भी ये उबड़ खाबड़ भाग है जो बंजर और रेतीला है। बंजर होने का कारण ये भी है कि यहाँ की मिट्टी में सोडियम पाया जाता है, और सोडियम होने के कारण वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं है। इसके बाद अर्धशुष्क मैदान का जो लास्ट चौथा जो विभाग है वो है ये लूनी बेसिन। ये पूरा जो भूभाग है यहाँ पर लूनी मुख्य नदी है, और इस लूनी बेसिन को ही गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। तो ये जो लूनी बेसिन है वहाँ पर प्रारंभिक जो क्रिया थी इस प्रदेश के बनने की, वो जलोढ़ थी, यानी कि जल के अपर्दन और निक्षेपण अपक्षय के द्वारा ही यहाँ पर स्थलाकृतियाँ निर्मित हुई थी। लेकिन वर्तमान में यहाँ पर वायु क्रिया अधिक है। जो लूनी बेसिन है वहाँ पर उपजाऊ मृदा पाई जाती है, और ये पूरा क्षेत्र है वो लूनी और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं जैसे जोजड़ी, सूखड़ी, मीठड़ी, इन सारी नदियों के द्वारा अपवाहित होता है। यहाँ पर छोटे बड़े बांध भी बनाए गए हैं। तो ये कृषि की दृष्टि से महत्व रखने वाला पूरा प्रदेश है। अब हम जानते हैं कि मरुस्थल की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो लूनी नदी है, और लूनी नदी अजमेर से निकलकर इस भाग से होती हुई कच्छ के रण तक जाती है। ये उसकी दिशा है, और हमने पहले ही पढ़ा था कि किसी भी प्रदेश का ढाल है वो उसके अपवाह द्वारा निर्धारित होता है। तो ये मरुस्थल की मुख्य नदी होने के कारण इसी के आधार पर कहा जाता है कि जो ये पूरा राजस्थान का मरुस्थल है, इस राजस्थान मरुस्थल का ढाल है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। सामान्यतः उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इस पूरे मरुस्थल का ढाल माना जाता है। तो ये राजस्थान का जो मरुस्थल था उसका सामान्य अध्ययन हमने किया है। इसके बाद हम राजस्थान के मरुस्थल की जो विशेषताएं हैं या राजस्थान के मरुस्थल का जो कुछ महत्व है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो राजस्थान का मरुस्थल है वो हम जानते हैं कि विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है मरुस्थल में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है राजस्थान के मरुस्थल या थार के मरुस्थल में ही पाया जाता है। फिर विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता भी यहीं पाई जाती है। हम जानते हैं कि मरुस्थल है वो सामान्यतः जैविक दृष्टिकोण से, यानी कि वहाँ पर वनस्पतियाँ और जीव जंतु हैं, जैविक दृष्टिकोण से बहुत ही कमज़ोर, यानी कि वहाँ पर जीव जंतु और वनस्पतियाँ बहुत कम पाई जाती हैं। वही मरुस्थल की एक मुख्य पहचान होती है। लेकिन थार का जो मरुस्थल है वहाँ पर जैव विविधता बाकी के मरुस्थलों की बजाय अधिक पाई जाती है। जो एक मानसून है, जो मानसून की जो प्रक्रिया है उसमें भी हमारा जो थार का मरुस्थल है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये जो मरुस्थल है यहाँ पर गर्मियों में निम्न दाब केंद्र विकसित हो जाता है। गर्मियों में इस मरुस्थल पर निम्न दाब केंद्र विकसित हो जाता है, और हम जानते हैं कि निम्न दाब है वो चारों ओर से हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यहाँ पर जब निम्न दाब विकसित हो जाता है तब हिंद महासागर में उच्च दाब होता है। तो हिंद महासागर से राजस्थान की तरफ हवाएं आती हैं, ये हवाएं आकर्षित करता है, और इन्हीं हवाओं के कारण भारत में वर्षा होती है। यही मानसूनी हवाएं कहलाती हैं। तो मानसून की प्रक्रिया में राजस्थान का जो ये मरुस्थल है इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है।
इसके बाद हम देखें तो राजस्थान का जो मरुस्थल है वो ऊर्जा संसाधनों में भी समृद्ध है। यहाँ पर न केवल जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये पाए जाते हैं, बल्कि यहाँ पर जो नवीकरणीय में हम बात करते हैं सौर ऊर्जा की, पवन ऊर्जा की, ये सारी ऊर्जा भी यहाँ पर पाई जाती है। हम जानते हैं कि सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान है वो आने वाले समय में बहुत ही बड़ा केंद्र बनने वाला है। तो ऊर्जा जो वर्तमान अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत है या उसका आधार है, वो उस ऊर्जा संसाधनों के दृष्टिकोण से ये मरुस्थल है वो पूरे समृद्ध है। इसके बाद यहाँ पर अधात्विक खनिज जैसे पोटास है, जिप्सम है, चूना पत्थर है, ये काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये भी राजस्थान का अपना महत्व है कि यहाँ पर अधात्विक खनिज हैं वो पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद पोषक तत्व, और पोषक तत्वों में भी डेयरी उद्योग, क्योंकि मरुस्थल जो होता है वो मरुस्थल घास को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, यानी कि यहाँ पर घास बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हम जैसलमेर की भी बात करें तो वहाँ पर सेवण, दामन, करड़, अंजन, ये कई घासें पाई जाती हैं, और ये घास जो होती है वो पशुपालन के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। और पशुपालन यहाँ पर अगर ज़्यादा किया जाएगा तो डेयरी उद्योग है वो पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर उसके लिए दशाएँ हैं वो पहले से ही मौजूद हैं। और डेयरी उद्योग है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए आने वाले समय में और अब भी आने वाले समय में वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अलावा जो मरुस्थल है वो है जो मोटा अनाज के लिए बहुत अनुकूल दशाएं हैं वो रखता है। यहाँ पर मूंग, मोठ, बाजरा है, उनके लिए अनुकूल दशाएं होती हैं। और हम जानते हैं कि मोटा अनाज है वो पोषक तत्वों के मामले में बहुत समृद्ध होते हैं। तो ये जो मरुस्थल है पूरा, ये डेयरी उद्योग और मोटा अनाज के दृष्टिकोण से देखें तो हमें पोषक प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। तो ये राजस्थान के मरुस्थल का कुछ महत्व था। इसके अलावा हम या इसका विस्तृत जो दृष्टिकोण है, विस्तार से इसका अध्ययन हम जो 5वीं यूनिट में भौगोलिक प्रदेश पढ़ेंगे उसके अंदर करेंगे। तो ये राजस्थान का मरुस्थल है वो कंप्लीट हो चुका है।